एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। आज हम एक और एपिसोड आगे बढ़ रहे हैं और अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे डीप जाते रहेंगे। आज हम सीख रहे हैं माइक्रो कंपोनेंट्स। अब हम माइक्रो कंपोनेंट्स पे चलाएंगे कुछ केस क्लासेस। जैसे आपको पता है पिछली क्लास हमने देखी थी, इसमें वर्किंग कैपिटल हमने सीखा था, वर्किंग कैपिटल रेशियो हमने सीखा था। और आज हम दो और रेशियोज की बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा सुनने में आते हैं, ROE और ROCE। देखो, दोनों अपने आप में अगर हम देखें, ROE और ROC ही इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर कैपिटल। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में सिर्फ छोटा सा फर्क है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले आप छोटी छोटी दो टर्म को समझ लो। एक होता है इक्विटी, मैंने पहले भी समझाया है। एक होता है डेट। इक्विटी का मतलब होता है एक कंपनी के पास 100 शेयर थे, हर शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए थी, तो कंपनी का जो पेड अप कैपिटल था, पेड अप कैपिटल वो था 100 रुपए का। तो 100 रुपए की कंपनी के 1 रुपए के 100 शेयर थे। इस तरीके से कंपनी बनी थी। इस कंपनी में दो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर 1 डायरेक्टर 2, दोनों 50-50% के पार्टनर थे। मतलब दोनों के पास 50-50 शेयर थे या फिर 50-50 रुपए दोनों ने लगाए थे और ये कंपनी बना ली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, दोनों ने 50-50 रुपए डाले, 1-1 रुपए के 50-50 शेयर दोनों ने खरीद लिए और कंपनी को बना दिया। इस कंपनी को बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ये कंपनी का पेड अप कैपिटल है 100 रुपए। अब अगर मैं इक्विटी की बात करूं, अब इनको इस 100 रुपए की कंपनी पे अगर पैसा उठाना है तो ये क्या करेंगे। इन्होंने क्या किया, इस 100 रुपए की कंपनी को, ये 100% है, इन्होंने इस कंपनी को 100% को 100 रुपए माना। इन्होंने ये कहा कि मैं इसके 10% डाइल्यूट करता हूं शेयर, 10% मैं डाइल्यूट करता हूं, मतलब इसके 45 हो जाएंगे, इसके भी 45 हो जाएंगे। दोनों ने 5 शेयर जो है वो बेच दिए और इन्होंने एक इन्वेस्टर को एंट्री दे दी और इन्वेस्टर से इन्होंने मान लो 1000 रुपए ले लिए। इन्होंने इन्वेस्टर से 1000 रुपए लिए और इन्वेस्टर को 10% दे दिया। मतलब मैं ये कह सकता हूं, जो कंपनी इन्होंने 100 रुपए की बनाई थी, इन्वेस्टर को ये समझाने में कामयाब हो गए कि हमारी कंपनी का अब जब हम इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं 10% 1000 का है। अब किसी कंपनी का 10% अगर 1000 का होगा तो वो कंपनी का 100% इतना होगा। ऑब्वियस ही बात है, 10,000 का होगा। 10%, 10%, 10% ऐसे करके 10 बार करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो 100% बन जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है, इन्होंने जो 100 रुपए की कंपनी बनाई थी, उस 100 रुपए की कंपनी में इन्वेस्टर को बेवकूफ बना के, जो होता है आज के टाइम पे, इन्वेस्टर्स इतना दिमाग नहीं लगा पाते तो पैसा लगा देते हैं और बुद्धू बच जाते हैं और कंपनी की इक्विटी एक बहुत ही बीफ्ड अप पैसे पे खरीद लेते हैं। आगे हम बात करेंगे ये कैसे इक्विटी और सारा फड्डा चलता है वीसीज का, एंजल्स का, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट जब हम सीखेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि इन्होंने इसकी 10% कंपनी की ये समझाने में कामयाब हुए कि 1000 रुपए का है और 1000 रुपए उससे ले लिए। तो इस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल था उसमें एक ऑथोराइज कैपिटल और ऐड हो गया, 1000 रुपए ऑथोराइज कैपिटल बढ़ गया शेयर का। और इस कंपनी की जो अब 100 रुपए पहले वैल्यू थी, अब वो 100 रुपए नहीं, अब वो 10,000 रुपए वैल्यूएशन हो गया। तो जो वैल्यूएशन चलता है वो ऐसे होता है, पहले 100 रुपए था, 10% किसी इन्वेस्टर को बेचा, उसे 1000 रुपए लिया। इन्वेस्टर ये समझने में कामयाब हुआ कि भाई कंपनी का 10% 1000 रुपए का है तो कंपनी का 100% 10,000 रुपए का होगा। तो कंपनी की अब जो वैल्यू हो गई इस इन्वेस्टर के आने के बाद वो 10,000 रुपए हो गई। बनाई कितनी थी, बनाई कितनी थी, 100 रुपए की। मतलब अब मैं ये कह सकता हूं इस 10,000 की कंपनी में 3 पार्टनर है, एक इन्वेस्टर जिसका 1000 रुपए है और बाकी के 9,000 जो है, जो वैल्यूएशन 9,000 की है, उसमें 4500 दो पार्टनर्स के हैं जिनका पहले 50 था। समझ में आ गई हुई गणित? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से सुनना जो मैंने बोला, आगे इसको और डेप्थ में भी समझेंगे। इसमें दो चीजें हुई। पहली चीज तो जो आपने इन्वेस्टर को ये परसेंटेज बेची और उससे पैसा लिया, तो आपने अपना एक परसेंटेज शेयर किया, उसको बोलते हैं हम इक्विटी। शेयर मार्केट में आप शेयर होल्डर होते हो तो आप इक्विटी होल्डर होते हो, मतलब आपने एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर खरीदा था, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। डेट में आ जाते हैं बैंक। डेट सिंपल लैंग्वेज में कहलाता है लोन। लोन हमेशा अच्छा बुरा दोनों तरीके का होता है। एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। गुड डेट का मतलब होता है जो मैं लेता हूं या जो बिजनेसमैन लेते हैं। मतलब अगर मुझे आप डेट दोगे, मैं बैंक से अगर लोन उठाऊंगा, तो मैं बैंक से अगर 10 करोड़ का लोन उठाता हूं तो मुझे वो बैंक देगा 9% पे। उस 10 करोड़ से मैं 30%, 30% या 40% निकालूंगा, तो मेरे को जो बच रहा है वो बच रहा है 31% या 30%। तो 9% अगर मैं बैंक को दे भी देता हूं तब भी मैं 30 से 32% बचा रहा हूं। इसका मतलब मेरी जेब से कुछ नहीं लग रहा। इसको बोलते हैं गुड डेट।
गुड डेट का मतलब होता है मैं जो बैंक से पैसा उठा रहा हूं उसको मैं रोटेट करके उस बैंक को जितना मैं रिटर्न दे रहा हूं, इंटरेस्ट दे रहा हूं, उससे कहीं गुना ज्यादा मैं उससे इंटरेस्ट कमा ले रहा हूं। दिस इज गुड डेट। गुड डेट मीन्स यू आर अर्निंग मनी आउट ऑफ दैट मनी। बट बैड डेट इज होम लोन। आपने होम लोन ले लिया, आपने कोई गाड़ी का लोन ले लिया जिसकी ईएमआई आप देते जा रहे हो, लेकिन उस गाड़ी से आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, उस घर से आप पैसा नहीं बना पा रहे हो। हाँ, आपने घर पे लोन लेके उसको किराए पे उठा दिया और उसकी ईएमआई किराए से एडजस्ट हो रही है, तो आप पैसा बना रहे हो। बट अगर आप पैसा नहीं बना रहे तो वो बैड डेट में आता है। बिजनेस हमेशा गुड डेट के लिए लोग यूज करते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस के अंदर लोन हमेशा गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा। बिजनेस में जब लोन लिया जाएगा तो वो लोन बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए लिया जाएगा। अगर मेरी कंपनी है, उस कंपनी में मैं 10 करोड़ रुपए लगा के उसका जो रेवेन्यू है, उसकी जो इनकम है वो 50 करोड़ कर सकता हूं, तो वो 10 करोड़ मैं जेब से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे वो 10 करोड़ चाहे मेरे पास है तब भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो 10 करोड़ मैं स्टॉक मार्केट में डाल के रखे। मैं बैंक से 10 करोड़ रुपए उठाऊंगा, उसका 10 लाख रुपए महीने का ईएमआई बनेगा, जिसकी एक साल की 1 करोड़ 20 लाख रुपए ईएमआई बनती है मैक्सिमम। उस 10 करोड़ को इकट्ठा मेरे पास आ गया, उस 10 करोड़ को मैंने बिजनेस में डाला, उस बिजनेस में 10 करोड़ डाल के मैंने 50 करोड़ बनाया। बैंक को मुझे कितनी ईएमआई देनी है एक साल में? सिर्फ 1.25 करोड़। मैंने बैंक की 10 करोड़ को यूज करके कितना बना लिया? 50 करोड़। इसका मतलब क्या है? मैंने बैंक से पैसा लिया और उसको यूटिलाइज कर लिया। अब मेरे पास जब 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो गया और मैं बैंक को सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए साल का दे रहा हूं, तो अब बैंक मेरे को और देखेगा। अच्छा, और मैं बैंक से कहूंगा कि अब मुझे और लोन चाहिए, तो बैंक और लोन दे देगा, भाई ले ले, क्योंकि तू टाइम पे ईएमआई दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं बैंक से अब 100 करोड़ भी मांगूंगा तो बैंक मुझे 100 करोड़ देगा। समझ में आ रहा है? और 100 करोड़ की ईएमआई मैं बैंक को अगर टाइम पे देता हूं तो 100 करोड़ से मैं अगेन 1000 करोड़ बना सकता हूं। तो पॉइंट इज दैट बिजनेसमैन विल बी यूजिंग डेट एज अ टूल टू अर्न मनी। हम आगे समझेंगे कैसे होती है वो चीज भी। अभी के लिए आपको यह समझना है कि बिजनेस के अंदर इक्विटी और डेट दो तरीके से पैसा उठाया जाता है। इक्विटी में जब आप पैसा उठाते हो तो आपको अपने शेयर्स डाइल्यूट करने पड़ते हैं। डेट में जब आप पैसा उठाते हो डाइल्यूट नहीं करने पड़ते, पूरी इक्विटी आपके पास रहती है। लेकिन बैंक डेट तभी देगा जब आपके पास स्ट्रांग बैलेंस शीट होगी, आपका जो ऐसे समझ के चलो आपकी जो इनकम है कंपनी में वो स्ट्रांग होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक पैसे नहीं देगा। इंडिया में एक सिंपल सी फिलॉसफी चलती है, गरीबों को पैसा नहीं दिया जाता, जिसके पास पैसा है उसी को पैसा दिया जाता है। इसलिए विजय माल्या जैसे लोग पैसे लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी पे लोन लेते हैं और कंपनी पे लोन मिल जाता है अगर आपकी कंपनी के बेस स्ट्रांग है, रेवेन्यू स्ट्रांग है। अब हम बात करते हैं कि आरओई का मतलब क्या होता है और आरओसीई का मतलब क्या होता है। एक और छोटी सी टर्म है, वो भी समझ लेते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले। रेवेन्यू, ग्रॉस इनकम, टॉप लाइन या फिर ग्रॉस रेवेन्यू एक ही चीज है। रेवेन्यू दो बार लिख दिया मैंने, ग्रॉस रेवेन्यू भी कह सकते हो उसको, ग्रॉस रेवेन्यू, टर्नओवर भी बोल सकते हो, ये सब एक ही चीज होते हैं। रेवेन्यू, ग्रॉस इनकम, टॉप लाइन, ग्रॉस रेवेन्यू या टर्नओवर, ऑल आर सेम थिंग। जो कंपनी में एक साल के अंदर बैंक के अंदर पैसा गया, टोटल जो कंपनी के अंदर गया सब कुछ मिला के, दैट इज नोन एज द टर्नओवर, द टॉप लाइन, द ग्रॉस इनकम, द रेवेन्यू, सब कुछ एक ही चीज है। अब इसमें से आप टैक्सेस घटा दो, जैसे 100 रुपए अगर कंपनी के अंदर आता है उसमें से टैक्सेस हटा दो, इंडिया में 25 रुपए के आसपास टैक्स लगता है ओवरऑल मिला के। एक्सपेंडिचर हटा दो, सैलरी वैलरी हटा दो, मान लो 50 रुपए आपने सैलरी हटा दी तो 75 हटा दिया, आपके पास बचे। ये जो पैसा बच रहा है आपकी जेब में आ रहा है, जो फाइनल आपके पास बच रहा है, इसको बोलते हैं नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। जो आपके पास बच रहा होता है, सारे खर्चे, एक्सपेंडिचर, रेंट, किराया, सब कुछ देने के बाद जो बच रहा होता है, दैट इज नोन एज द नेट इनकम। आरओई एक ऐसा रेशियो है जो आपको यह समझाता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया कितने शेयर्स डाइल्यूट करके। देखो एक चीज क्लियर है, कंपनी दो तरीके से पैसा उठाएगी, थोड़े कॉन्सेप्ट को समझना। अगर कंपनी को एक्सपैंड करना है तो कंपनी या तो शेयर होल्डर्स को शेयर देके उनसे इक्विटी पे पैसा लेगी, या फिर कंपनी बैंक को अपना कुछ गिरवी रख के बैंक से पैसा लेगी। गिरवी रखना और शेयर देने में फर्क होता है। शेयर देने के बाद आप उससे पार्टनर बन जाते हो, मालिक बन जाते हो। जैसे यहां पे मैंने आपको समझाया, ये इंसान पार्टनर बन गया था 1000 रुपए देके, बट यहां बैंक पार्टनर नहीं बनता है। बैंक को जब आप पैसा देके छुट्टी कर दोगे तो बैंक फ्री हो जाएगा, सारी इक्विटी आपके पास रहेगी। रिटर्न और इक्विटी या आरओई की जब हम बात करें, ये आरओई आपको ये बताता है कि आपने जब लोगों से पैसे उठाए तो आपने उन लोगों को उनसे जो पैसे उठाए उसके बदले कितनी कमाई करके दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं, एक आदमी ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पब्लिक से फॉर एग्जाम्पल मान लो 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया। 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया एक आदमी ने। जब उसने 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया, अपनी इक्विटी दी, कुछ शेयर्स मार्केट में डाइल्यूट किए, लोगों ने शेयर खरीदे, पैसा आया उसके पास 50 रुपए, उसने 50 रुपए लगाए और उन 50 रुपए से फॉर एग्जाम्पल उसने कमा लिए 400 रुपए। कंपनी का जो रेवेन्यू हो गया वो 400 रुपए हो गया।
कंपनी की अगर रेवेन्यू हो गया 400 रुपए और उसने उसमें 50 रुपए कमा लिए थे, किससे? पब्लिक से। कंपनी का रेवेन्यू अगर 400 रुपए हो गया, उसमें सब कुछ खर्चा पानी घटा के नेट इनकम निकालते हो, मान लो वो हो गई 150 रुपए। अब आप ये सोचो, ये 150 रुपए उसके पास तब आए जब उसने 50 रुपए पब्लिक से लिए, शेयर्स डाइल्यूट करके लिए। तो आरओई मुझे ये बताता है कि मैंने ये 50 रुपए जब शेयर होल्डर से उठाए होंगे, तो एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर होल्डर होंगे, मान लो 5 शेयर होल्डर से 50 रुपए उठाए थे मैंने, 10-10 रुपए 5 लोगों से लिए थे। जब मैंने उन 5 लोगों से 50 रुपए लिए, तो वो मुझसे अब ये कहेंगे आपने मेरे 50 रुपए यूज करके 150 रुपए कमाए, तो बेटा ये बताओ उसमें मेरा हिस्सा कितना है। तो इट मीन्स दैट अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो 150 रुपए मैंने कमाए हैं, ये जो 150 रुपए मैंने कमाए हैं इन 5 लोगों से पैसा लेके, तो ये 150 रुपए एक्चुअल में इन 5 लोगों में बंटने चाहिए। अगर बंटने की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब अगर मैंने इक्विटी दी और मैंने एक सर्टेन रिटर्न कमाया, तो मैंने आपको कितना रिटर्न दिया? मैंने आपसे 50 रुपए लिए थे, 5 लोगों से 50 रुपए लिए थे, और 5 लोगों के पैसों को लगा के मैंने 150 रुपए कमाए। तो उस 150 रुपए के हिसाब से इन 5 लोग जो है पर बंदा 30 रुपए मैं रिटर्न दे रहा हूं। दिस इज नोन एज रिटर्न ऑन इक्विटी, कि आप कितना पैसा उठाते हो, कितने लोगों से, और कितनी इनकम कमाते हो, नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? कहने का मतलब यह है, आप किसी जगह अगर पैसा लगा रहे हो तो वो कंपनी आपको कितना गुना करके दे रही है, आपके पैसे से कितनी इनकम आपको जनरेट करके दे रही है। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आरओई ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, क्या चीज अच्छी है, तो आप सोच के बताओ कि अगर आप कहीं पे 50 रुपए लगाते हो तो आप क्या चाहोगे? कि वो 50 रुपए लगा के इंसान बहुत ज्यादा कमाए या कम कमाए? सर बहुत ज्यादा कमाए। जब इंसान बहुत ज्यादा कमाएगा तो उसका आरओई बहुत ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आरओई उतना बेहतर कंपनी। डन। तो ROE is the return on equity, which is an important ratio, and this says that the ratio is the net profit divided by the number of share. नेट प्रॉफिट को जो जेब में आया सब कुछ काट के उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ROE का परसेंटेज। समझ में आया? अब लोग मुझसे कहते हैं सर ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, कैसे निकलता है, वो हम बैलेंस शीट की क्लास में समझेंगे। अभी आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस भी हम सीख लेंगे अकाउंटिंग वाली। ये हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी आपने पैसा सिर्फ इक्विटी से उठाया था, बैंक को आपने इन्वॉल्व नहीं किया। अब आ जाओ ROCE। यहां पे कैपिटल की बात हो रही है, ये सी कैपिटल की बात कर रहा है, टोटल कैपिटल की बात कर रहा है। अब टोटल कैपिटल में दो चीजें आती है कि कंपनी ने इक्विटी भी दी है और बैंक से लोन भी लिया है। वही इंसान जो 50 रुपए इक्विटी से डाइल्यूट करके पैसा उठा रहा था, अब उसने 50 रुपए इक्विटी डाइल्यूट करके पैसा उठाया और 50 रुपए बैंक से भी उठाया, तो उसके पास पैसा कितना आया? 100 रुपए। उसने पहले सिर्फ 50 रुपए से कमाई करी थी 150 रुपए की, तो अभी वो 100 रुपए से कमाई कितनी करेगा? 300 रुपए। बहुत ध्यान से सुनना, 50 रुपए से 150 रुपए कमाता था, तो 100 रुपए से 300 रुपए कमाएगा। बच्चों वाला यूनिटरी मेथड। इस 100 रुपए में 50 तो इक्विटी से आया है, 50 बैंक से आया है। बात को ध्यान से समझना, ये जो इक्विटी से आया है इसमें 5 शेयर होल्डर है। ये जो बैंक से आया है ये बैंक को वापस नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक तो आपसे EMI ले रहा होगा, जो कहीं ना कहीं मान लो रुपए 1 ही होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ROCE में फायदा किसका ज्यादा है, तो आप ये कहोगे सर बैंक का पैसा यूज किया इस कंपनी वाले ने और डबल पैसा जनरेट किया, लेकिन रिटर्न तो इसी को मिला जिसने पैसा लगाया था, क्योंकि बैंक तो सिर्फ EMI ले रहा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने 1 करोड़ रुपए बैंक से लिया, जिसकी 1 लाख रुपए पर मंथ EMI बनती है, और 1 करोड़ रुपए लिया मैंने पब्लिक से, 2 करोड़ रुपए लगा के मैंने 10 करोड़ रुपए कमा लिए। तो उन 10 करोड़ का ज्यादा फायदा किसको होगा? जिसने पैसा इक्विटी में लगाया है, क्योंकि वो हिस्सेदार है। बैंक तो 1 लाख रुपए ही ले रहा है महीने का, बस बैंक को वही चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं ROCE जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी कंपनी की ग्रोथ बताता है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो जो इक्विटी होल्डर होंगे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा, क्योंकि उनके बलबूते पे लोन भी कंपनी वाला उठा रहा है। समझ में आ रहा है? और उस पैसे से वो ज्यादा पैसा बना रहा है।
तो आरओई और आरओसी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। आरओसी जो रेशियो होता है वो एबिटा डिवाइडेड बाय द इक्विटी कैपिटल प्लस डेट कैपिटल, जिसको बोलते हैं टोटल कैपिटल। अब आप कहोगे सर ये एबिटा क्या होता है? एबिटा का मतलब होता है नेट इनकम या टोटल इनकम कह दो या टोटल रेवेन्यू कह दो, सब कुछ प्लस, टोटल रेवेन्यू नहीं कह सकते, उसमें बहुत चीजें आ जाती है, उसको बैलेंस शीट की टाइप में देखिए। अब इतना समझो, नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस प्लस एनोटाइजेशन। अब एनोटाइजेशन क्या होता है? एनोटाइजेशन का मतलब होता है कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू कम होती रहती है। जैसे मान लो मैंने कंपनी के नाम पे गाड़ी खरीदी, अब वो गाड़ी की मान लो कीमत है 4 करोड़ रुपए। अब हर साल उसकी एक वैल्यू कम होगी, मान लो हर साल उसकी वैल्यू मैं डिप्रिशिएट कर रहा हूं 20 लाख 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए डिप्रिशिएट कर रहा हूं। वो जो 40 लाख रुपए डिप्रिशिएट हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो मेरे कंपनी के लिए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वो जो 40 लाख रुपए मैंने डिप्रिशिएशन दिखाया, मैं जब कंपनी का इनकम टैक्स फाइल करूंगा तो वो 40 लाख रुपए की रिबेट लूंगा, क्योंकि वो लॉस है, वो डेप्रिशिएशन है। तो ये जब मैंने रिबेट ली तो यहां मैंने इंटरेस्ट में कोई चीज ऐड कर दी ना, जो मेरी कम हो गई थी। ध्यान से सुनो, मान लो एक गाड़ी है मेरे पास, जी वैगन की बात कर लेते हैं, कंपनी के नाम पे गाड़ी है, 4 करोड़ की गाड़ी है। अगर वो गाड़ी कम होती रहती है, मान लो उसकी कीमत हर साल में 50 लाख रुपए डेप्रिशिएट दिखाता हो, तो वो 50 लाख रुपए जो ये नीचे गई, वो बेसिकली मुझे फायदा ही हुआ, क्योंकि इनकम टैक्स में मुझे कुछ पे करना पड़ता, अब मुझे वो पे नहीं करना पड़ रहा, तो मेरा वो पैसा बच गया, तो मैं यहां पे ऐड करूंगा जो बच गया, उसको एनोटाइजेशन बोलते हैं, जो मैंने बचा लिया। तो ये कंपनी की बुक्स में एबिडा नाम से आता रहेगा, और हर साल वो वैल्यू ऐड ही होती रहेगी, क्योंकि हर साल उसकी डिप्रिशिएट होती रहेगी। इसलिए बोलते हैं ना कि बिजनेसमैन गाड़ी हर 3 साल में बदलते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, बिकॉज गाड़ी फ्री होती है हमारी, क्योंकि हम उस वैल्यू को टैक्सेस में एडजस्ट कर देते हैं। पर उसके लिए आपके टैक्सेस में इतने ज्यादा होने चाहिए कि आप इतना ज्यादा टैक्स पे करते हो, उसके लिए आपकी इनकम भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। वरना 3-4 करोड़ की गाड़ी एक नंबर में मिलती है, कोई लेना मजाक नहीं होता। बट द पॉइंट इज दैट वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। एबिडा इन सब चीजों का सम होता है। ये वो वैल्यू है जो वैल्यू कम हो रही थी, और उसके कम होने से आपको फायदा हो रहा था, क्योंकि आपको टैक्स पे करना पड़ता, वो बच गया, तो आपने यहां ऐड कर दिया, क्योंकि वो एबिडा में आ गया, डिवाइडेड बाय जो इक्विटी कैपिटल आपने उठाया और जो डेट कैपिटल आपने बैंक से उठाया, मतलब 50 रुपए और 50 रुपए, और ये आपकी कमाई। इसका मतलब अगर आपने 1000 रुपए कमाए हैं और आपने 100 रुपए लगाए हैं, तो 100/1000 जो 100 का रेशियो आ रहा है, जो 10 का रेशियो आ रहा है, या जो 20 का रेशियो आ रहा है, अगर आपने 2000 कमाए हैं, पॉइंट इज दैट जो वैल्यू आ रही है, टोटल इनकम जो आपने जनरेट की है, मान लो आपने 5000 रुपए कमाया और आपने यहाँ पे कैपिटल उठाया था 50 5 50 100, तो ये 100, तो ये 50 जो वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज आरओसीई। ये जो 50 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो लोन ले रही है और इनको शेयर होल्डर बना रही है, इन दोनों की वजह से ये पैसा जनरेट कर रही है, तो ये पैसा इनमें बंटना चाहिए। बट इसको पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये ईएमआई पे खुश है, तो पैसा इसको मिलेगा। इसका मतलब अल्टीमेटली जो फायदा हो रहा है कंपनी के ओनर्स को हो रहा है। तो कंपनी का ओनर चाहे फाउंडर हो, चाहे प्रमोटर हो, चाहे शेयर होल्डर हो, एवरीबडी इज ओनर, बट बैंक इज नॉट द ओनर, क्योंकि बैंक तो लोन दे रहा है। तो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है, एवरीबडी इज हैप्पी, एंड दैट्स द रीजन हम ये कह सकते हैं कि आरओसी की वैल्यू भी अगर ज्यादा है तो हमारे लिए अच्छा। इट मींस दैट हमारे को एक चीज समझ में आती है कि आरओई और आरओसी दोनों की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज होती है। लेकिन अब आ जाओ कुछ सुपर टिप्स पे, जो मैं आपको हर रेशियो के साथ कुछ बताता हूं। सबसे पहली चीज, नेवर कंपेयर द आरओई एंड आरओसी ऑफ 2 डिफरेंट सेक्टर्स। बार बार बोला है, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका आरओई और आरओसी बहुत कम होता है, क्योंकि बैंक उस लेवल पे जनरेट नहीं कर पाता प्रॉफिट्स और इनकम, क्योंकि बैंक की इनकम एक्चुअल में लोन इनकम है। बैंक लोगों को लोन दे रहा है 9% ब्याज पे, 10% ब्याज पे, तो इसका मतलब बैंक की इनकम उतनी ही होगी जितना वो ब्याज पे दे रहा है। तो बैंक का आरओई आरओसी हमेशा कम होता है। हमेशा कंपेयर करोगे सेम सेक्टर्स को व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग आरओई एंड आरओसी। फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू रिमेंबर। सेकंड, एक जनरली वैल्यू की अगर हम बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, एक इंसान इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये एक्सपेक्ट करता है कि आरओई की वैल्यू 15% से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से ही वो 12-13% कमा लेता है। दूसरा, आरओसी की वैल्यू 12% से ऊपर होनी चाहिए, तो उसको हम फाइन बोल सकते हैं, अच्छा नहीं बोलेंगे। अगर हम अपने पॉइंट की बात करें कि भैया हमें पैसा लगाना है, तो सर आरओई और आरओसी कितना होना चाहिए, तो बेस्ट वैल्यू शुड बी, बोथ शुड बी मोर देन 20% एटलीस्ट।
अगर आपको किसी कंपनी में 20 या 25% के ऊपर आरओई आरओसी दिखता है तो आप उस कंपनी के लिए पहला सेकंड पॉइंट, बल्कि पहला तो हम रेशियोज देख चुके हैं इससे पहले वाली सेशन में, सेकंड स्टेप में उसको क्लियर करते जाओगे। ऐसे करके मैं जितने आपको क्लासेस सेशन दे रहा हूं, हर सेशन में हम दो एक एक चीजें सीखेंगे और हर स्टेप में हम उस स्टॉक को एनालाइज करके उसको क्लियर करते जाएंगे। आज हमने आरओसी और आरओई की बात करी है, हमें इतना समझ में आ गया है दोनों होते क्या है। एक में डेट कैपिटल इन्वॉल्व होता है, टोटल कैपिटल इन्वॉल्व होता है, दूसरे में सिर्फ इक्विटी कैपिटल इन्वॉल्व होता है। रेशियो कुछ भी निकल के आ रहा हो, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अगर होगी तो जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको फायदा होगा। एक में बैंक का यूज करके फायदा ले रहे हैं, एक में बैंक का यूज ना करके फायदा ले रहे हैं, अल्टीमेटली फायदे वाली बात है। तो अगर आरओसी को हम ज्यादा फोकस में रखें तो भी हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू शुड बी मोर देन 20%। अगर 20% से ज्यादा है तो ठीक है, बट नेवर कंपेयर दिस टू मतलब डिसिमिलर सेक्टर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंकिंग में पैसा नहीं है, सिर्फ आरओई आरओसी के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं करोगे। ये तो चेक है, फर्स्ट चेक हो गया, सेकंड चेक हो गया, आप थर्ड चेक, फोर्थ चेक, फिफ्थ चेक। एसबीआई इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द कंट्री, बैंक हो के बाद भी। तो मुझे बैंक को बैंक से कंपेयर करके ये पता लगेगा कौन सा बैंक आगे निकलेगा। बैंक को रेलवेज या डेवलपमेंट से कंपेयर नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो वो भी हम अब नेक्स्ट चेक में सीखते जाएंगे। आज जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि आरओई क्या होता है इक्विटी के हिसाब से, और आरओसी जो कैपिटल के हिसाब से होता है वो क्या होता है। आज हमने सीखा है इक्विटी और डेट क्या होता है। आज हमने सीखा है कि किस तरीके से हम पैसे का यूज करके बिजनेसमैन पैसा बनाते हैं। आज हमने सीखा है कि बेसिक पॉइंट एक पकड़ा है कि लोन हमेशा बिजनेस पे गुड डेट के लिए लिया जाता है। अगर बिजनेसमैन उस लोन का यूज करके प्रॉफिट बना लेता है, बिजनेस बढ़ा लेता है, तो वो गुड डेट है, क्योंकि वो ईएमआई तो चुका ही देगा और उस पैसे को, जो पैसा उसके पास रखा था, उसको बिना वेस्ट करे, बिना इकट्ठा लगाए बैंक का यूज करके भी पैसा बना सकता है। बिकॉज बैंक इज गिविंग यू लोन on an average 8%, 9%, and if you are able to generate 30% return on this, it means that 21% आप प्रॉफिट पे हो without even investing a single penny from your pocket. That's what businessmen do. समझ में आ गया होगा, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट 2 रेशियोज के साथ। तब तक रिवाइज करते रहो और मस्त रहो। जय श्री राम।